नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि बीते दिनों 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को अमित शाह जी की एक वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज की गई, जिस रैली में लगातार ऐसा कहा गया कि ये जन संवाद का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आगे चल के जब भी जन संवाद का इतिहास लिखा जाएगा तो इस वर्चुअल रैली को याद किया जाएगा। ये वर्चुअल रैली थी या राजनीति, इसको लेके अचानक से ही वो बड़े मीडिया हाउसेस हों या फिर पार्टियां हों, ये मुखर होने लगे। क्या थी सच्चाई, क्या बात रही, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक वीडियो को। बिहार में क्या कहा था अमित शाह जी ने, आप सुने। लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना का खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। तो ये बिहार में जब अपनी रैली कर रहे थे, वर्चुअल रैली कर रहे थे अमित शाह जी, तब उन्होंने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने जब वो बंगाल में रैली कर रहे थे। लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई। एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो आपका दिया हुआ हौसला है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के विस्तार के लिए बंगाल के मैदान में नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है, हमारा सोनार बांग्ला फिर से बनाना चाहती है और हम एक मजबूती के साथ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य संस्कृति रहा कि जहां जहां जनादेश मिला, हमने हमेशा के लिए अपने हिसाब देने के लिए जनता के सामने हम जाते रहे। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना, हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं और हमने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं। कि बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, जो बोल थे ये बोल थे हमारे माननीय गृह मंत्री जी के, जो वर्चुअल रैली कर रहे थे अमित शाह जी के। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम ये जो विषय है, इस विषय पर आज एक पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को मिलवा दूं हमारे मेहमानों से।
हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले राज भट्टाचार्य जी। राज भट्टाचार्य जी दार्जिलिंग जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार राउत जी। संजय कुमार राउत जी 1 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी तृणमूल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का स्वागत है। राज भट्टाचार्य जी, मैं सीधे आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि ये जो बात दिख रही है बिहार में, जब रैली कर रहे हैं अमित शाह जी, तो वहां पे कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन वहां से जब वो 500 किलोमीटर दूर कलकत्ता के लिए रैली कर रहे होते हैं, बंगाल के लिए रैली कर रहे होते हैं, तो उसमें राजनीति क्यों दिखने लगती है? जी नमस्कार आप सभी को। इसके लाइव के पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राजनीतिक मित्र संजय राउत जी यहाँ पे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, देखिए, अगर लोकतंत्र को माने तो लोकतंत्र को मानते हुए सबसे बड़ा जो पूजा का स्थल होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मंदिर होता है, उसे चुनाव कहा जाता है। चुनाव होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। तो लोकतंत्र को कायम रखते हुए और एक प्रदेश की आम जनता का जो अधिकार होता है, उस अधिकार दिलाने के लिए कोई न्यायिक जो रास्ते में चले और उसको अगर चुनावी बिगुल किया जाए, चाहे जो भी बोला जाए, तो ये बहुत सही बोला है। अब बिहार में उन्होंने जो बोला था, बिहार प्रदेश का स्थिति कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है, महाराष्ट्र का कुछ अलग है, और हमारे बंगाल प्रदेश का स्थिति कुछ अलग है। तो उस स्थिति के हिसाब से आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। और अगर ये लगता है यहाँ से कि ये चुनावी बिगुल है, तो बेशक ये चुनावी बिगुल है, और ऐसे चुनावी बिगुल फूंकने के लिए हम लोग गर्व भी महसूस करते हैं। जी, तो संजय जी, जैसा कि अभी राज जी ने कहा कि अगर ऐसा महसूस होता है कि ये चुनावी बिगुल है, अगर ऐसा लगता है कि ये चुनावी बिगुल है, तो बेशक ये है और हम इस बात के लिए खुद को गर्वित महसूस करते हैं। क्या लगता है आपको, कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया, उसके साथ साथ भारत भी त्रस्त है, ऐसे में कितना सही है चुनावी बिगुल बजा देना? देखिए, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया मैं दूंगा, इससे पहले हमारे जितने भी एसके लाइव के दर्शक हैं, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार, आभार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दीपू जी, जिस लोकतंत्र की बात हमारे राज भैया ने करी है और जिस समय करी है, ये बड़ा दुखद है। और उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा, बड़े दुख की बात है कि आज पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से त्राहिमाम कर रही है। पूरा देश इस बात को लेकर के पड़ा हुआ है कि हम इस बीमारी से कैसे उबरे, कितने कम लोगों को इससे हम प्रभावित होने से बचाएं। इस पर बात नहीं करते हुए हमारे गृह मंत्री जी राज भट्टाचार्य जी बिल्कुल हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, लेकिन गृह मंत्री होने के बाद भी लगभग 86 दिन बीत गए उन्हें वापस देश की जनता को ये बताने के लिए कि वैश्विक महामारी हमारे देश में जो चल रही है उसकी क्या परिस्थितियां हैं। अगर वो पहली दफा सम्मुख होते हमारे देश की जनता के सामने में चुनावी रैली करने के लिए, और मैं समझता हूं इस डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बंगाल का ये काला दिन था, जिसने अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री जी, बीजेपी के जो भी आप लीडर बोलिए, वो देश के जनता के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम चुनावी रैली करना चाहते। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है, एक हमारे जिस देश के लोकतंत्र के गृह मंत्री जी अगर आकर कहते हैं। जी राज जी, ये जो बात आ रही है कि इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती अगर गृह मंत्री जी ऐसा कहते हैं। हाँ, उन्होंने, आपने भी संजय राउत जी ने बिल्कुल सही बोले। आपने भी हाँ जी, ये माना कि समझ चुका हूँ, ये चुनावी बिगुल है, तो बेशक ये सही है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सही वक्त नहीं था? चुनाव देखिए बिल्कुल पूजा है, लेकिन क्या ये सही वक्त था राज जी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है होता है, जो उन्होंने बोल रहे कि बहुत दुखद घड़ी चल रहा है, दुख हम सबको है, लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा बड़ा दुख जो होता है वो है, ऐसे लगता है कि हम लोग बंगाल के जो आम जनता है, हम लोगों से कोई पाप हो गया था, इसीलिए हम लोग बंगाल के जनता बन गए हैं। आपको मैं एक सीधा सा आंकड़ा देता हूं, जो पूरा अपने भारत राष्ट्र में अभी तक 55 लाख टेस्ट हो चुका है। यही कोरोना को लेकर के संजय जी ने बात उठाई है, तो हम उसी के सिलसिले में बढ़ेंगे। 55 लाख टेस्ट हो चुका है,
जिनमें महाराष्ट्र जो प्रदेश है वहां पे 6 लाख हो गया है और बंगाल में 2.5 लाख हुआ है। खाली 3 लाख 2,97,000 है, और 2,97,000 कर चुके हैं, वो 3 लाख कर चुके हैं। इस बात को छोड़िए, देखिए आप जिस चीज को घुमा रहे हैं, नहीं नॉर्थ बंगाल में देखिए राजी आप इस बात को समझिए, ये हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री थी जिन्होंने सबसे पहले आप इस बंगाल में लॉकडाउन की घोषणा करी थी। बंगाल प्रदेश, संजय जी अब राज जी को बोलने दें। प्रदेश कोरोना महामारी में आम जनता के साथ में विश्वासघात किया है, उसका मैं कुछ एक उदाहरण आपके पास में देना चाहता हूं। केंद्र के तरफ से हर एक जगह पे सहायता किया है। 7,90,00,000 गरीब लोगों को केंद्र के तरफ से सहायता सीधा पहुंचाया जाने के लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। लेकिन हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे प्रदेश में हम लोग रहे हैं जो केंद्र से भेजा हुआ जो अनाज है वो अनाज कटमनी के तौर पे तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में चला गया, दूसरे जगह में चला गया। मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो राशन जो व्यवस्था है, गणवंटन जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज हम लोग पूरा बंगाल के जनता देख चुका है कि जो राशन आधिकारिक है या राशन दफ्तर में जो कर्मचारी है उन लोगों ने कूपन नहीं बांटा, उन लोगों को डरा के धमका के तृणमूल कांग्रेस के कैडर लोगों ने उनसे कूपन लेकर के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कैडर लोगों को जिनका पक्का मकान है, जिन लोग 20 लाख 50 लाख रुपया का जिनके पास में प्रॉपर्टियां, उन लोगों को जाकर के गरीबों का राशन देने के लिए कूपन दे दिया है। ये सरासर नाइंसाफी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, देखिए आप हमारे प्रदेश के राज जी आप बिल्कुल आपने अपनी तरफ से जो बातें थी आप अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं राज जी, लेकिन राज जी मैं 10 सेकंड खाली 10 सेकंड दीपू जी खाली 10 सेकंड में लूंगा आपसे। मैं विनती करता हूँ खाली 10 सेकंड। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का दिलीप घोष जी को जब अपने प्रदेश का सरकार फेल हो गया है आम जनता को दुख दर्दों में सामने खड़े होने के साथ खड़े होने में, तो हमारे प्रदेश के जितने भी है इसका यहाँ पे हमारे एमपी लोग जाने के लिए कोशिश किया। हमारे नॉर्थ बंगाल से जयंत राय को रोका गया है, जॉन बांडला को रोका गया है, निशित प्रामाणिक जी को रोका गया है, सुकांत मजूमदार हाईकोर्ट में चला गया, वहां से जाकर के उनको परमिशन लेना पड़ा गरीबों के बीच में त्राण बांटने के लिए। इससे बड़ा दुखद वाली बात क्या होता है? दिलीप घोष जी को रोका गया, लॉकेट चैटर्जी को रोका गया, ये तो मैं एमपी का बात कर रहा हूँ। इसके उपरांत एमएलए को भी रोका गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर जिला स्तर के हर एक कार्यकर्ता को रोका गया है और उनको पकड़ पकड़ के पुलिस द्वारा थ्रेट कर उनके ऊपर में मामला दर्ज कराया जा रहा है। इससे बड़ी दुख बड़ी स्थिति और क्या हो सकता है इस कोरोना महामारी में। मैं ये आग्रह करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से जो थोड़ा अपना दिल को बड़ा करे, राजनीति छोड़ जी संजय जी राज जी ने सीधे आरोप लगाए हैं। राज जी ने सीधे आरोप लगाए हैं कि राशन में घोटाला हो रहा है, भाजपा के एमपीओ को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे समय में अगर चुनावी बिगुल फूंक भी दिया गया तो क्या गलत हुआ? देखिए सबसे पहली दुख तो इसी बात का, बिल्कुल लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, चुनाव होगा भी, इस तय पर भी होगा। लेकिन हमारा एक जो बात सबसे अहम है, आप जिस चीज को रखना चाह रहे हैं, इस वैश्विक महामारी को आप स्वीकार कर रहे हैं, बावजूद इसके आप चुनावी एजेंडा भी चला रहे हैं। ठीक है, आप चुनावी एजेंडा लगाइए। बड़े गर्व के साथ ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बंगाल में 78,000 बूथों तक पहुंचा, करीब 3.5 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट संवाद किया। अरे साहब, तब आप कहाँ थे जब हमारे श्रमिक पैदल चल के उनके पैरों में छाले चल रहे थे, जो रोड पर कुचले जा रहे थे, ट्रेन से मारे जा रहे थे, दर दर भटक रहे थे। आप उनकी मदद तक तो नहीं पहुंच पाए। आप उनकी मदद तक तो क्या, आपके हमारे गृह मंत्री ने एक शब्द भी उनके लिए नहीं कहा। आते ही सीधे तौर पर कहते हैं कि हम चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक आवाज पर जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया, पूरे देश ने इसको समर्थन दिया। और ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने चुनाव 2014 में जीतने के दौरान उन्होंने कहा था कि देशवासियों मुझे 5 साल दीजिए सरकार बनाने के लिए, दिया उनको। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, उसने कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, नोटबंदी का असर दिखेगा। उसने कहा कि हमें 60 महीने दीजिए, आपका काला धन लेकर के आएंगे। और तो 22 तारीख को इसने कहा कि मुझे 21 दिन दीजिए, मैं कोरोना से आप सभी को मुक्त करूंगा। साहब ताली भी बजवाए, साहब थाली भी बजवाए, साहब दिया भी जलवाए। और अंत में क्या हुआ
लॉकडाउन पूरी तरह फेल हो गया और इसकी भुक्तभोगी हमारी ये जनता, हमारे गरीब मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग, जिन पर सीधा प्रहार हुआ है। दूसरी बात मैं बताते चलूं, राज जी ने एक प्रश्न उठाया राशन को लेकर के। साहब, आपने जो चावल की बात कर रहे हैं ना कि आपको केंद्र सरकार ने चावल दिया था, साहब ये भी जान लीजिए 2017-18 में जो रखी हुई चावल सड़ी हुई अनाज थी, आप उसको भिजवाए थे ताकि आरोप ये लगे मुख्यमंत्री ने ये भेजा है। दूसरी जरा सुन लीजिए, देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, सुन लीजिए। आप जो दूसरी बात लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने सरेआम गंदी राजनीति कर रहे हैं। राज जी संजय जी को बोलने दीजिए। देखिए आप राज जी आपके दौरान मैं नहीं बोल रहा था, आपके दौरान मैं नहीं बोल रहा था। आप अपनी बातों को रखिए, आपने प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। हार ना जाए तृणमूल कांग्रेस, ये सही नहीं मोदी जी का लोकप्रियता से डर गया है, या तो बस ऐसी होने चाहिए। जो भी आप बोलिए राज जी आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। संजय जी देखिए, और जो सबसे अहम चीज है, हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के उद्योग से सभी गरीब परिवारों तक राशन अगले 6 महीने तक के लिए पहुंचाया गया और घर घर जाकर के इस वैश्विक महामारी में हमारे जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सड़क पर उतर के लोगों के मदद के लिए आए। न केवल इतना ही, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि घर घर में बांटा गया, बिल्डिंगों वालों को बांटा गया, साहब ने तो 9.5 करोड़ लोगों को कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट दिया। बताते चलो, एक आदमी गिना दीजिए आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, जिन्होंने ये डायरेक्ट बेनिफिट को पाया हो। देखिए, इनके पास जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े संख्या में करेंगे और करोड़ों लाखों की गिनती करवाएंगे। बल्कि सच्चाई ये है कि ये लोग अपना राजनीतिक एजेंडा सीखने के लिए बंगाल को विभाजन करना चाहते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। जी संजय जी, राज जी ये जो बात आ रही है कि डायरेक्ट, संजय जी आरोप लगा रहे हैं, इस वक्त संजय जी आरोप लगा रहे हैं राज जी की डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाले लोगों को अपने अगल बगल, हमारे जिले में, हमारे शहर में आप गिना दीजिए, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर लोगों को मिला है? मैं उनका पहले वाला पॉइंट से अभी डायरेक्ट आ रहा हूँ, पहले वाला पॉइंट से डायरेक्ट आ रहा हूँ। ये जो मजदूर है, जिन लोगों ने पैदल चल के आए हैं, ये सवाल उनका था। उनका दुख दर्द केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचे है, इनके बारे में केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने क्यों कुछ नहीं बोले हैं? मैं संजय जी को मैं बता रहा हूं, संजय जी जो बोल रहे हैं किताबी रट्टा मार के आकर के बोल रहे हैं, उनको राजनीतिक के बारे में, राजनीतिक जो आंकड़े हैं उसके बारे में उनको शायद थोड़ा कम ही जानकारी होगा। मैं उनका जानकारी बढ़ा देता हूं, मैं इसमें सहायता करता हूं। मैं एक बात बोल रहा हूं, जो अभी तक 1700 ट्रेन यूपी सरकार ने मांगी है जी, यूपी सरकार अभी तक 1700 ट्रेन मांगी है, बिहार ने 1500 ट्रेन ले लिया है। अपना पश्चिम बंगाल पूरा राष्ट्र में सबसे ऐसा एक प्रदेश निकला है जिन्होंने सबसे कम ट्रेन की मांग की है। और जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेन की मांग की है, बार बार रेलवे मिनिस्टर के तरफ से, एमओएस के तरफ से बार बार चिट्ठी आने के बाद में फिर उन्होंने कभी 15, कभी 7, कभी 11 ऐसे करके ट्रेन के रिक्वेजिशन लेटर भेजे थे। और एक बात कहना चाहता हूं कि अपने रेल मंत्रक इस बारे में हर एक जितने भी प्रदेश है, सारे प्रदेश ने इस बात को स्वीकार किया है कि ठीक है, 85% जो है केंद्र सरकार जब उसका किराया जब दे रहा है, हम लोग 15% देने के लिए तैयार है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, और दुख के साथ इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस बंगाल का मैं भी एक जनता के नागरिक हूं कि 15% ये अपने प्रदेश के सरकार देने में इनकार कर दिया है। और प्रवासी जितने भी मजदूर है उन लोगों के साथ में नाइंसाफी किया है। और खाली नाइंसाफी नहीं किया, मैं बोलता हूं प्रवासी मजदूरों को गाली दिया गया है। देखिए, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन था और हमारे मुख्यमंत्री ने इसको कोरोना एक्सप्रेस इसका आख्या दे दिया है, कोरोना एक्सप्रेस बोल के उन लोगों को। संजय जी आप एक बात बताएं। बिल्कुल नहीं, पहले तो ये सवाल होना चाहिए। संजय जी एक बात बताएं, अमित शाह जी ने भी उस दिन कहा और राज जी भी अभी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने जो ट्रेनें आ रही थी, राज जी संजय जी आप बताएं कि अभी राज जी ने भी कहा, अमित शाह जी भी अपनी वर्चुअल रैली में कह रहे थे कि जो ट्रेनें आ रही हैं इन्हें ममता बनर्जी सरकार ने, ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस ट्रेन है, कोरोना एक्सप्रेस है। ये क्या बात है, क्या माजरा है, कितनी सच्चाई है इसमें? कल ममता बनर्जी ने भी प्रेस मीट में कहा। जी
देखिए आप हमारी जानकारी को दुरुस्त ना करें राज जी, हम जितने हैं हमें पता है और ये पब्लिक भी सब जानती है। देखिए आपने सही प्रश्न भी उठाया, मैं इस बात को उत्तर भी दूंगा। उससे पहले हमारा एक और बात है कि देखिए अमित शाह जी अपने आप को जिस तरह से चुनावी स्पाइडरमैन कहते हैं, जिस लॉकडाउन में, जिस वैश्विक महामारी में बंगाल एक और आपदा से गुजरा है, आपको याद होगा 20 तारीख को आम्फान जैसी प्राकृतिक आपदा भी आई, उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। देखिए दूसरी बात जो आप ट्रेन की कर रहे हैं ना, आपको बताते चलूं कि करीब परियायी श्रमिक जिसे हम लोग कहते हैं, करीब 800 से ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु हो गई रास्ते में ही, बगैर किसी खाने, दूध जैसी प्राप्त करने वाले बच्चों को भी दूध तक नहीं मिला, पानी तक नहीं मिला। और जो ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये जो कोरोना एक्सप्रेस की जो बात कर रही है, मैं आपको इस बात को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि देखिए जब हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शुरुआती दौर पर हमारे जितने बंगाल में और अन्य राज्यों के श्रमिक थे, उनकी सुरक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी भी लिखा। उन्होंने कहा कि हम भी आपके सारे राज्य सरकार की जो आपकी मजदूर हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, आप हमारा भी रखिए। ये लोग क्या कर रहे थे, अचानक से ट्रेन जब आने लगी, आपको मालूम होगा करीबन 24, 36 घंटे लेट हो गई, 24-36 घंटे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। आप देश के जितना ट्रेन चलने की संख्या है उसका आप 5% भी चला नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद आप ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे थे, लंबे कर रहे थे। और आप अचानक से एक बार में सारे जगह के लोगों को अगर इकट्ठा एक बार में भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बगैर किसी स्क्रीनिंग के, बगैर किसी टेस्टिंग के आप उन सभी को इस राज्य में भेज रहे हैं। ममता बनर्जी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि आप जो हमारे राज्य में भेज रहे हैं, कम से कम उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग कराया जाए। आप बगैर स्क्रीनिंग के ही हमारे राज्य में मजदूरों को भेज रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए उसको इस बार से पेश किया गया। जी राज जी, मैं इस बारे में दीपू जी, मैं इस बारे में जरूर इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां से मान लीजिए प्रवासी मजदूर अपना पंजाब से आ रहे हैं या तो केरला से आ रहे हैं और दूसरे कोई प्रदेश से आ रहा है, तो वहां से जब ट्रेन से चढ़ के वो लोग आ रहे हैं, वहां पे उन लोगों का प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, जो संजय राउत जी को तो दुख का बात है, यही तो दुख का बात है। थर्मल स्क्रीनिंग करने का जिम्मेवारी बंगाल सरकार का होता है, केंद्र सरकार का नहीं होता है, दूसरे सरकार का नहीं होता। इतना जानकारी मेरे राजनीतिक मित्र को रहना चाहिए। दूसरी बात है, हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा है, ये आपके सांसद बोल रहे हैं, महुआ मित्र, आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साधन पांडे जी बोल रहे हैं। बाबू सुप्रियो जी ने भी बहुत सारी कुछ कही है, जरा बाबू सुप्रियो की घटनाओं को भी इंगित करिए। उन्होंने क्या कहा, एक न्यूज चला रहा, सोशल मीडिया का दुष्व्यवहार किस तरह किया जाता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये पूरी देश अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाए हैं, इसीलिए जो मौत की संख्या वो काफी बढ़ रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बंगाल में जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पे ना लाइट है, यानी कि बिजली है, राज जी, सामान है, ना पानी। राज जी, ऐसा है कि मौत बंगाल के लोग मर रहे हैं, जिन लोगों का देहांत हो जा रहा है, जिन लोगों की नहीं संजय जी, ये मत कीजिए, इतने निचले स्तर की राजनीति पे आप लोग नहीं जाए। जिन लोगों का देहांत हो रहा है, उन लोगों को कम से कम राजनीति में नहीं लाते। राज जी, संजय जी, राज जी मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों का देहांत हो जा रहा है इस कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से, हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है पूरी। उन लोगों के परिजनों के बारे में सोचिए, और कम से कम जिन लोगों का मौत हो जा रहा है, तो इस मौत पर, लाशों पर राजनीति मत कीजिए राज जी। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तक व्यक्त नहीं किया, एक लफ्ज तक नहीं कहा। हमारे गृह मंत्री ने, दुख की तो बात यही है, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कोरोना से आप खुद लड़ो और हम चुनाव लड़ेंगे। वाह भाई वाह, कोरोना से हम खुद लड़े, चुनाव आप लड़ेंगे। मुख्यमंत्री इससे नीच तरह की राजनीति नहीं हो सकती है, कम से कम इस महामारी के दौरान। लिखा जाए, पिछले बार भी हमने देखे डेंगू से जो लोग मर गए हैं, डॉक्टर के पास में डायरेक्ट प्रेशर आया था
कि नहीं इनको डेंगू मत दिखाओ, इन लोगों को हार्ट फेल दिखाओ। अरे भाई साहब, ये सभी को जानकारी है, जब मौत होता है। अरे साहब, अरे राज भैया आप इस चीज को भी समझिए। जिस दिन बंगाल में अमित शाह जी ने मीटिंग को रखा था, जनसंवाद रखा था, उसी 8 तारीख को, यहाँ पे कोरोना से उसी मौत 8 होता है, तारीख डेथ को सर्टिफिकेट में कोरोना आप नहीं ही लिखा के गुजरात, हमारे गुजरात में ही, हमारे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल बंगाल की जनता ने 2500 कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी धरने पर थे, उनके प्रति उनका आंख नहीं गया, वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। इन लोगों मजदूरों को इस तरीके से कोरोना आप दोनों ही प्रवक्ता हैं एक राजनीतिक पार्टी के। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम जो बातचीत करें, एक संजीदा बातचीत करें। हम एक संजीदा बातचीत चाहते हैं, कोई वाद विवाद नहीं चाहते हैं। हालांकि जब बात होती है कि कोरोना में मौतें हो रही हैं, बात होती है कि वो प्रवासी मजदूर जो लगातार चल रहे हैं, दिन पर दिन चलते रहे हैं, ट्रेन के नीचे आकर कुछों का देहांत हो गया, कुछ ट्रक से कुचलकर मारे गए, हम मौतों पर राजनीति ना करें कम से कम। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप दोनों को। लेकिन साथ ही में राज जी एक बात ये भी आती है, आपने डॉक्टरों के अभाव की जो बात की, तो फिलहाल देश में 130,000 जो है 1,30,000 एक्टिव केसेस हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो है 1,30,00,000,000। यानी कि हम अगर ये मान ले कि फिलहाल जो 30,000 लोग हैं वो लोग होम क्वारंटीन हैं, 1,00,000 लोग अस्पताल में। तो जब हम आंकड़ा देखते हैं तो ये 0.007% है सिर्फ। अभी ही हमारी जो सरकारें हैं वो अस्पताल मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। लोग जो है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं, जो सो कॉल्ड बड़े शहर हैं देश के, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहरों में लगातार आए दिन लोग मर रहे हैं क्योंकि अस्पताल उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। वो चाहे हम आसिमा मेहदी की बात करें, नीलम सिंह की बात करें, प्रेग्नेंट थी, एक के बाद एक 8 अस्पतालों में गई, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, देहांत हो गया, तड़प कर मरी। उनके परिजनों के बारे में सोचिए। हम राजनीति नहीं करें, सीधी बात ये कि ये जो व्यवस्था है, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस वक्त ज्यादा जरूरी ये था कि आम लोगों को ऐसा कहा जाता गृह मंत्री जी की तरफ से कि आप ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको मजबूत करने में योगदान दीजिए, ना कि ये कहा जाता कि हम बंगाल में आने वाले समय में जो है विधानसभा में सीटें जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। संजय जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इसी बात को मैं कहना भी चाह रहा था कि लगातार लोगों की मौतें हो रही है, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, वैश्विक महामारी चल रही है, बावजूद इसके हमारे गृह मंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, पूरे देश की संवेदनाएं हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री की एक भी आवाज उनके प्रति नहीं आई। आप बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम एकदम बूथ तक पहुंच रहे। अरे साहब, आपने जब लॉकडाउन लगाया था बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम लोग 2-3 महीने में प्रिपेयर हो जाएंगे, हम लोग 1,00,000 से अधिक वेंटिलेटर की व्यवस्था करेंगे, इतने सारे बेड करेंगे। अरे कहाँ गए वो वादे? आपने कितने वेंटिलेटर बनाए इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए और कितनों तक पहुंचाया है आपने? मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, अभी तक जितना भी वेंटिलेटर बनाया गया है, और वो भी स्वदेशी साहब रहने दीजिए। ये देश की जनता जानती है कि आप लोग बिहार में 72,000 सीढ़ी लगा सकते हैं, एक वेंटिलेटर 144 करोड़ खर्च हो जाते हैं। बंगाल में आते हैं 78,000 करोड़ आप हैं और करीबन 100 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, इसका 1% भी आप हमारे श्रमिकों के लिए नहीं खर्च करते। शिष्टाचार होता है, उसको आप उल्लंघन मत कीजिए। रहने दीजिए, ये कौन सा शब्द होता है? रहने दीजिए, ये कौन सा शब्द होता है? मैंने तो एक बार भी अपने तरफ से नहीं बोला कि आप रहने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस बात से अगर तकलीफ लगी मैं क्षमा मांगता हूँ। चलिए संजय जी, आप लोग बंगाल में सत्ता में हो, सवाल मुझे पूछना चाहिए। विरोधी हमेशा सवाल पूछता है और जो सत्ताधारी दल होता है वो जवाब देता है। सवाल मुझे साहब इस बात को भी याद रखिए, केंद्र की सरकार आपकी है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप जवाब देने कितने बार आए हैं? आपके मंत्री कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पिछले 6 साल में? आपने कितने जवाब दिए? आपके जो आला अधिकारी दिल्ली पे सल्तनत पर आपने राज कर रहे हैं, कितने लोगों को जवाब दिया है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? आपने तो लोकतंत्र को गला घोटने जैसा काम कर रहे हैं। जो जनता का जवाबदेही होना चाहिए वो जवाब देने के लिए नहीं आ रहे हैं।
भारत सरकार के द्वारा किया गया सहायता, अगर कोरोना और अम्फन दोनों अलग विषय है, आप अगर कोरोना के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, साहब आपदा है ये, एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी है, ये हमारी आपदा पे भी डबल प्रहार हुआ है बंगाल पर, इस पर आप नहीं कुछ कहेंगे, आप अपने कहते हैं अलग है, शालीनता रखेंगे और अपने पूरी शिष्टाचार के साथ में बात करेंगे, रहने दीजिए। ये मान लीजिए हम लोग कोई गली मोहल्ले में चलिए मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, अगर हमारी शिष्टाचार को मत भूलिए। गली मोहल्ले में हम लोग बातचीत नहीं कर रहे, इतना जानकारी मैं समझ रहा हूँ साहब, मैं समझ रहा हूँ अपनी वाणी पर मुझे कंट्रोल भी है। इसी कोरोना संकट काल में सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ है ये आपकी बौख। बिल्कुल राज जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन ये भी सच है कि दोहरी मार हुई है बंगाल पे। बंगाल पे सिर्फ कोरोना की ही मार नहीं, बंगाल इस वक्त अम्फान की भी मार झेल रहा है। बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 300 सालों में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा कभी नहीं हुई। तो ये कहना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना की बात करें और अम्फान की बात कर रहे हैं तो अम्फान की बात करें, क्योंकि आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, आम मुसीबतें हैं उनकी, और इन मुसीबतों के साथ ही आम जनजीवन जी रहे हैं ये लोग। इनकी चिंता करने की जरूरत है। संजय जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि क्या अलग है अम्फान और कोरोना की मार? क्या अलग अलग लोग झेल रहे हैं? लोग तो वही हैं, तो फिर समस्याएं अलग कैसे हो गई? हम अलग बात कैसे करें? इसी बात की तो मुझे तकलीफ है कि आप बंगाल की जनता के बारे में सोच रहे हैं, जहां पूरा विश्व महामारी में बंगाल भी चपेट में आया। न केवल महामारी कोविड जैसी, उसके बाद एक आम्फान ने भी दस्तक दी 20 तारीख को, जिसमें लाखों घर तबाह हो गए, लाखों पेड़ उजड़ गए, लाखों हेक्टेयर जमीन की फसलें बर्बाद हो गई। साधारण जनता जितना आप प्रभावित कोविड से थे, उससे दोहरी तिहरी मार पड़ी इस आम्फान की। इस आपदा की घड़ी में भी हमारे गृह मंत्री जी आकर के एक शब्द तक नहीं कहते हैं और सीधा कहते हैं कि हम तो राजनीति करने आए हैं और हमें तो बंगाल को सोने की चिड़िया बनाना है। अरे साहब, चिड़िया तो आप जरूर बनाइए, मैंने 15 साल आपकी गुजरात को भी देखा है और क्या त्राहिमाम चल रही वहां, वो जरा सोचिए। आप गुजरात 15 साल सत्ता में रहे, वहां आप सोने की चिड़िया नहीं बना पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ 8 तारीख को जिस दिन आप जन संवाद कर रहे थे, वो लोग धरने पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट किट्स नहीं थे। आप कोरोना वॉरियर को आप कहते फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के साथ हैं, और जब वो धरने पर बैठते तो उनका सूद लेने की भी समय आपके पास नहीं है। अब इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? दूसरी जो अहम बात, मैं एक प्रश्न भी रखना चाहता हूँ अपने तरफ से राज भैया जी से। आप ये बार बार जो ये 15%, 85% रेलवे देगा, 15% राज्य सरकार देगी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ना ही रेलवे सरकार, रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया कि मैं 85% भाड़ा वहन करूंगा और राज्य सरकार 15 करेगी। ना ही पीएमओ ऑफिस के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर हो राज भैया आपके पास, तो मुझे नोटिफिकेशन जरूर दीजिएगा। और जो सबसे अहम बात है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के दायित्व प्राप्त जो लव अग्रवाल जी है, उसने ये बात कही थी। और बाद में जब किरकिरी होने लगी तो इस बात को डाइवर्ट कर दिया गया। जरा दीपू जी उनसे जरूर पूछिएगा राज भैया से कि क्या ये जो 85 का जो राज जी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हाँ जी राज जी, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ, बीच में थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था, तो उसमें उस दौरान शायद आधा मिनट का कुछ बातचीत हुआ है। संजय जी ने जो बोले हमको सुनाई नहीं दिया। आप राज जी बस आखिरी सवाल जो संजय जी करना चाह रहे थे मैं समझ गया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो है, मेरा हर बात को घुमाने का कोशिश किया जा रहा है। मैं इस विपद की घड़ी में मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि अम्फान से चपेट में आए हुए लोग अलग है, कोरोना के चपेट में आए हुए लोग अलग है अपने प्रदेश के लोग। लेकिन एक मिनट संजय जी, सवाल यहाँ पे आता है, जो अम्फान में जो चपेट में आए हैं, जिनका घर परिवार सब खराब हो गया है, घर टूट गया है, मैं सवाल करूंगा यहाँ पे प्रदेश की सरकार से, मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करने का, क्योंकि मैं विरोधी राजनीति कर रहा हूं।
बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ में गरीब लोगों को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप लोग घर देते थे तो आज ये दुख की घड़ी देखने का नौबत नहीं आना था। बंगाल की इस प्रदेश की सरकार के ऊपर में उंगली कोई नहीं उठाता था, क्योंकि यही प्रदेश के सरकार, यही प्रदेश के जनता है जिन्होंने ममता बनर्जी को ढेरों सारे आशीर्वाद देकर के यहाँ पे सत्ता में लाए हैं सीपीएम से बचने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अम्फान की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जैसे ही आए, आने के साथ साथ उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री जी को लेकर के उन्होंने जायजा लिए है, साथ में अपने राज्यपाल भी जी थे। उसके बाद में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया का एक पैकेज घोषणा कर दिया और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये प्रारंभिक पैकेज है, इसके बाद में सेंट्रल टीम आएगा और सेंट्रल टीम आकर के देखेगा, फिर करेगा, फिर जो भी मुआयना होगा उसके हिसाब से आप लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जाएगा। देखिए 1000 करोड़ रुपया बंगाल प्रदेश को दिया है, 500 करोड़ रुपया उड़ीसा सरकार को दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बारे में तो आप सबको जानकारी है। साथ ही साथ उड़ीसा का मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए उनको साथ ही साथ संदेशा भेजा है, लेकिन अभी तक अपने बंगाल शायद किसी तकनीकी असुविधा के कारण राज्य की जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री को इतना भी समझ में जी राज जी है। मुख्यमंत्री जी का यही हम कहना चाहते हैं। 2009 साल में जब आयला हुआ था, 2009 साल में जब आयला हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री जी अपने अभी जो मुख्यमंत्री जी है ममता दीदी ने उस समय सबसे पहले आवाज उठाई थी कि आयला में जो भी नुकसान हुआ है उनका डायरेक्ट उनके पास में बेनिफिशियरी शुड टेक द मनी इनटू देयर पॉकेट्स, यानी कि जो क्षतिग्रस्त हुआ है उनके पास में डायरेक्ट पैसा पहुंचना चाहिए। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बंगाल की सरकार अभी तक आवास योजना में ऐसे घरों में जाकर के आवास योजना को लागू कर दिया है जिनके पास में 4 मंजिला मकान पड़ा हुआ है, वो आवास योजना का लाभार्थी बन चुके हैं। अम्फान के जरिए उन्होंने बार बार बंगाल की जनता को दृष्टि को घुमाने की कोशिश कर रहे, बोल रहे कि सीएससी का गलती है। अच्छा, ये सीएससी कौन है? सीएससी ये कौन है? ये एक ऐसा है, एक संस्था है, प्राइवेट संस्था, लिमिटेड कंपनी है, जिसका मालिक जो है अपना संजीव गोयल जी है। संजीव गोयल जी जो है ये वही है जो ममता बनर्जी के साथ में विदेश यात्रा करती है उद्योग लाने के लिए, ममता जी के साथ में हमेशा बैठक करती है। ममता जी ने इनको पूरा मोनोपोली बिजनेस करने का जगह छोड़ के रखा है बंगाल के अंदर में, क्योंकि ये यहीं से इन्हीं के घर से ममता जी के पार्टी फंड में पैसा आता है। मैं सवाल करना मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सीएससी को आप जो दोषी ठहरा रहे हो मैं मानता हूं, लेकिन जहां पे पेड़ गिर गया है वहां पे पेड़ जब तक नहीं उठेगा, सीएससी अपने तरफ से कितना कोशिश करेगा? आपको कॉर्पोरेशन, आपका म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा है? आपने दक्षिण 24 परगना कलकत्ता में क्या कर रहा है? 1 मिनट, मैं 5 सेकंड समय लूंगा। मैं बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा हूं, मैं 5 सेकंड टाइम लूंगा। हम ऐसे प्रदेश में हैं जहां पे संवेदनशील जो बूथ होता है, संवेदनशील बूथ में सिविक वॉलंटियर को देकर के चुनाव किया जाता है और पेड़ काटने के लिए सेना को बुलाया जाता है। हम उस प्रदेश में जी रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है? जी राज जी, आपने मेरा सवाल मैं एक बार सर काटने के लिए सेना बुलाया जाता है और वोट कराते हैं सिविक वॉलंटियर से। राज जी, मैं एक बार सवाल मैंने आपको बीच में नहीं रोका। राज जी, मैं आपको 30 सेकंड का समय देना चाहता हूँ और जो सवाल आए थे मैं वो सवाल वापस से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कम से कम सेटिस्फाई नहीं हो पाया। राज जी, सवाल ये थे, सीधे सवाल ये थे कि अहमदाबाद में 2500 डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। 8 तारीख से अहमदाबाद में 2500 डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? दूसरा सवाल ये था कि जो संजय जी की तरफ से आया था, वो सवाल ये था, और क्योंकि सवाल आप दोनों से ही होंगे, एक राज्य में रूलिंग पार्टी है तो दूसरी केंद्र में रूलिंग पार्टी है, तो सवाल आप दोनों से ही होंगे राज जी। तो मुझसे सवाल ज्यादा किया जा रहा है, मुझे सवाल ज्यादा असल में बात ये हो जा रही है राज जी कि जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि हम राजनीति, अगर लगता है राजनीतिक बिल्कुल है तो बेशक सही है, लेकिन फिलहाल जो सवाल थे वो पहला ये कि अहमदाबाद में 2500 डॉक्टर धरने पर बैठे थे। दूसरा सवाल ये आया था संजय जी की तरफ से कि 15% जो है
उसे सरकारें देंगी और 85% केंद्र देगा। ये सवाल इन्होंने किया था और ये जानना चाह रहे थे ऐसा कोई नोटिफिकेशन है या नहीं रेलवे मंत्रालय या मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है दीपू जी, मैं आपका मोबाइल नंबर मेरे पास में सेव है, मैं आपके मोबाइल में इसका पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा। मैं आपके मोबाइल में ये मुहैया करवा दूंगा, जो नोटिफिकेशन आया था, जो लेटर आया था, मैं वो आपको भेज दूंगा। और साथ ही साथ ये भी पुष्टिकरण करवा दूंगा जे किस तरीके से 15% देने में भी प्रदेश की सरकार ने इनकार कर दिया था। मेरा एक ही सवाल है, देखिए दीपू जी घुमा रहे हैं, आप एक बात मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, एक बात मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्या अपने जो प्रवासी जो मजदूर है, क्या वो अपने इस प्रदेश के नहीं है? वो भी तो यहाँ पे किसी आप वापस से वहीं पहुंच गए। आप मुझे सर इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों हो रहा है? राज जी, आप मुझे सुनिए। राज जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी छोटी सी बात सुनिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मुझे भेजने से ज्यादा बेहतर होगा कि आज सोशल मीडिया का युग है, अपने फेसबुक या ट्विटर पे उसको पब्लिक कर दें ताकि संजय जी जैसे लोग भी देख सके। और मैं बोल रहा हूँ हमारे जो रेलवे मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पे संजय जी जाकर के विजिट करें, उनको जरूर मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनको जरूर मिल जाएगा। आवाज जरूर पेश करिएगा, अगर आप उस वेबसाइट को खोलिएगा तो जरूर मिल जाएगा। अगर उनको नहीं मिलता तो मैं खुद सहायता करूंगा मिलाने के लिए। हम लोग गंगा देश जानने को बेकरार है सच्चाई लेकर के चलते हैं कि हम अपने कलेजे में दम लेकर के ये बात करते हैं और बड़े जोश के साथ पीएमओ के तरफ से किसी के तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये केवल राजनीतिक हथकंडा है, अपना अकर्मण्यता, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। आंकड़ा छुपाने का राजनीति, हिंसा का राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करता है। प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है जान चुके हैं, जनता सब जानती है, पार्टी का झंडा गाड़ के सस्ते में राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करता है। इससे तो हम लोग को परहेज है। हम लोग इस तरीके का राजनीति परहेज था। इस वैश्विक महामारी में आप चले आए, राजनीति कर हमें कह रहे हैं कि आपको परहेज है। ये भी बात समझ लीजिए। आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, वो भी चुनावी रैली कर रहे हैं, और इस बात से ताल्लुकात नहीं रखना पसंद कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। अगर आप सच में देश के ऊपर में पार्टी का झंडा गाड़ते हुए घिनौनी राजनीति का जो आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ दीपू जी और अपना संजय जी, आप दोनों का ध्यान आकर्षित करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सवाल को तोड़ मरोड़ के एक ही जगह में लाने का कोशिश किया जा रहा है कि इस दुखद स्थिति में राजनीति हो रहा है। चुनाव सरकार की तरफ से जवाब देने की कोई आ नहीं रही है ना पिछले 6 साल से। सरकार की तरफ से तो जवाब देने कोई आ नहीं रही, तो हम लोग को बाध्य होकर के आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है। संजय जी, आप लोग सुनिए, 6 साल में कितने रैली का 3 बड़ा मकसद है। इस वर्चुअल रैली का 3 बड़ा मकसद है। सबसे पहले जो मकसद है इस चुनावी मुद्दा, ये मोदी गवर्नमेंट जो 2 उनका जो 1 साल का पूर्ति हुआ है, मोदी सरकार दोबारा जब चुन के आया है, उसका जो 1 साल का पूर्ति हुआ है, उस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट ने उनका जो सफलता है, वो सारे सफलता बूथ लेवल तक बताने के लिए, बंगाल के आम जनता से जुड़ने के लिए, उड़ीसा के आम जनता से जुड़ने के लिए, बिहार के आम जनता से जुड़ने के लिए, आने वाले दिन में और भी प्रदेशों में होगा, और वहां के आम जनता को रूबरू कराने के लिए ये वर्चुअल रैली कराया गया है। 9 साल में बंगाल प्रदेश ने जो बंगाल के नागरिक आम जनता के साथ में जो नाइंसाफी किया, लोकतंत्र के गला घोट के जो मौत के घाट धकेला गया है, उसका आंकड़ा गिनाने के लिए वर्चुअल रैली किया गया है। और आत्मनिर्भर जो भारत है, ऐसे समय में अपनी उपलब्धियों को गिनाने आते जरूर है, ये वर्चुअल रैली किया गया है। और वर्चुअल रैली से हम ये भी बोलते हैं कि बंगाल में जो स्थिति चल रहा है, कोई नागरिक यहाँ पे खुश नहीं है। नहीं तो आप वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों जनता तक पहुंच सकते हैं अपना संदेश को लेकर के, तो आप अपनी सहायता क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? लोगों की जवाबदेही, सरकार आपकी जवाबदेही है, आपको लोगों ने चुना है, आप सरकार पर है, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बंगाल की जनता को आप ही से पूछे जाएंगे। आप जिस गली मोहल्ले तक पहुंचने का प्रयास किए हैं इस संजय जी, एक मिनट, असल में राज जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपके लिए भी, संजय जी के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि
आप मुझ पर आरोप लगा रहे थे थोड़ी देर पहले कि सवाल जो है मैं गोल गोल घुमा के वहीं पे लेके जा रहा हूँ और वही बात पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे स्पष्ट करना चाह रहे थे। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त जो वर्चुअल रैली है वो मेरे द्वारा नहीं की गई है। ये वर्चुअल रैली जो है आपके पार्टी के सेकंड सुप्रीमो की तरफ से की गई है। सवाल मुझसे नहीं पूछे जाएंगे, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक जानना चाहती है, आम जनता जानना चाहती है। राज जी, हम किससे सवाल करेंगे? आपके पार्टी के सेकंड सुप्रीमो हैं, तो सवाल जो है वो संजय जी से तो मैं नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मैं सवाल को बार बार गोल घुमा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा राज जी, बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि 2.0 की जो उपलब्धियां रही उनको हम गिनवाने की कोशिश किए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपने जो शुरुआत में भी कह दिया कि अगर लोगों को लगता है कि ये चुनावी बिगुल है, तो बिल्कुल सही, ये चुनावी बिगुल ही है। ये बात तो कहीं ना कहीं आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं और हम गर्वित हैं, ऐसा आप कहकर मान रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, ये आपके शब्द हैं, कोट अनकोट। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं, वो बहुत संजीदा है बिल्कुल, क्योंकि हमें जो प्रोग्राम है उसको खत्म भी करना है राज जी, कि एक संजीदा नागरिक, इस शहर के एक संजीदा नागरिक होने के नाते, बंगाल के एक संजीदा नागरिक होने के नाते, इस देश के एक संजीदा नागरिक होने के नाते, ये जो वक्त वर्चुअल रैली के लिए चुना गया, जिसमें कहीं ना कहीं आप खुद मानते हैं कि चुनावी बिगुल बजा और आप गर्वित भी हैं इसके लिए, ये वर्चुअल रैली करने का, चुनावी बिगुल बजाने का क्या सही समय था? 30 सेकंड में सर। राज जी। जी, मैं दीपू जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लोकतंत्र की गला दबा करके यहाँ पे हत्या किया जा रहा है लोकतंत्र का बंगाल प्रदेश में। और हर इंसान के यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना अधिकार के बलबूते पे वो कुछ कहे, कुछ बोले। लेकिन यहाँ पे तालिबानी शासन चल रहा है, यहाँ पे बंगाल की आम जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का कैडर बनना पड़ेगा। दूसरी बात, सवाल जो मैं बोल रहा हूं, ये जो सवाल आता है यहाँ पे, ये चुनावी रैली का बिगुल फूका जा रहा है। मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, बंगाल की आम जनता का जो जिंदगी, वो बदतर से बदतर जिंदगी हो गए हैं। सीपीएम के टाइम में ये लोग आंख से आंसू निकाल रहे थे, अभी खून के आंसू बहा रहे हैं। और ये खून के आंसू पोंछने का अभी जो जिम्मेवारी बंगाल की जनता अगर कोई भी पार्टी को देता है, हम भी एक पार्टी है, हमारे मित्र भी दूसरे पार्टी करते, सत्ताधारी दल करते, या कोई भी पार्टी करते, हर एक नागरिक का ये फैसला होता है। सबसे पहले ये एक प्राथमिकता होता है कि बंगाल में सबसे पहले शांति कायम है, लोकतंत्र यहाँ पे कायम हो। और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए वर्चुअल रैली के द्वारा हम अगर जनता से जुड़ेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, और उसको अगर कोई भी सोचे कि ये पॉलिटिकल बिगुल है, राजनीतिक बिगुल है, ये चुनावी बिगुल है, ऐसा बिगुल बजाने के लिए हम लोग फख्र महसूस करते हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर में रखते हुए, अनलॉक 1 के दौरान हम लोग जो भी कर रहे हैं, नीति निर्देश के अनुसार हम लोग जो भी कर रहे हैं, लोकतंत्र के अनुसार कर रहे हैं। और लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए चुनाव होना तो एक बहुत बड़ी बात होता है, और लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया तो एक आसान सा, एक सभी को पता है लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया होता है। और ये चुनाव प्रक्रिया के लिए हम अगर अपने कार्यकर्ता से बात करेंगे, इसमें गलत कहाँ है? मैं आपको कहना चाहूंगा, राज जी, समय की सीमा है, हमें कार्यक्रम समाप्त करना है। चलिए, आपने कहा कि आप फख्र महसूस करते हैं, यही सवाल मैं अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पे संजय राउत जी आपसे भी लेना चाहूंगा कि ये जो समय था, चुनाव बिल्कुल लोकतंत्रात्मक, हमारा एक संघराज्य है, इसकी अपनी एक बनावट है, और इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें मैं, आप, हम सब हैं। चुनाव होना चाहिए और चुनाव स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये फख्र वाली बात जो आ जाती है, समय वाली बात आ जाती है, हम लोग मर रहे हैं, ऐसे समय में आपकी नजर में कहां तक ये वर्चुअल रैली जो है वो करना सही था? कारण से बंगाल की जनता का ये स्थिति हो चुका है। बंगाल राज जी, देश में लोग नहीं मर रहे हैं क्या? राज जी, पूरे देश में लोग नहीं मर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ और हाथ जोड़कर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो बंगाल में कोरोना में मौत हो रहा है, बंगाल सरकार के द्वारा डॉक्टरों को हिदायत दिया जा रहा है कि आप लोग प्रेस्क्रिप्शन में कोरोना मत लिखिए, निमोनिया लिखिए।
पहले भी हमने देखे थे, डेंगू के टाइम में भी बोला कि डेंगू मत लीजिए, वहां पे हार्ट। सर ये अलग विषय है, ये बिल्कुल अलग विषय है, ये बिल्कुल अलग विषय है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस विषय पर न जाए, हमें आज का कार्यक्रम समाप्त करना है, ये अलग विषय है। इसके लिए हम अलग से एक दिन पैनल बिठा लेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे। राज जी, संजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। बार-बार बोल रहे हैं ना, दुख भरी स्थिति बंगाल प्रदेश ने खुद अपने चलते किया है, आकर के टिकती है। देखिए, जरूर लोकतांत्रिक देश है और ये बड़ी फक्र की बात है कि हम लोग ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सबको ये गणतंत्र ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव के माध्यम आप लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, इस बात से मैं सहमत भी हूं, लेकिन इसकी परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? आप प्रायोरिटी किसको देना चाह रहे हैं? आप क्या चुनाव को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं या जनता को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं? एक आपदा भरी स्थिति, एक वैश्विक महामारी, ऊपर से आम्फान जैसी दोहरी प्रहार बंगाल में, उस पर आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किए और आप घर घर पहुंच रहे हैं। आप नहीं, मैं आपके समय नहीं बोला था, आप घर घर पहुंच रहे हैं सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए। अरे बेहतर होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर घर घर पहुंच कर लोगों की मदद किया करते, जो हमारे सैनिक हर दिन हर रात लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत है। ऐसी महामारी में बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और ये बार बार मैं एक प्रश्न को भी मैं सुन रहा था, हालांकि समय की कमी है वरना मैं इनके सारे प्रश्नों का जवाब भी देता। ये आरोप लगाते फिरते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, त्राण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे ही दिन जब ये लोग वर्चुअल रैली में आते हैं तो कहते हैं हमने इतने लाखों को सहायता पहुंचा दी, इतने करोड़ों रुपए दे दिए, इतने लोगों को खाना खिला दिया। तब पता नहीं वही हमारे देश की, हमारी बंगाल की जनता, हमारी बंगाल की सरकार उसको अड़चन नहीं दे पा रही थी। लेकिन ये केवल एक राजनीतिक हथकंडा है। आपको शायद ऐसे समय में पार्टी करके सभी को जनता के मदद के लिए आगे आना चाहिए। आप भी आइए, हम भी आगे आएंगे। आप राजनीति ना करें, आप लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों को मदद दें। जो इनको बहुत आवश्यकता है इस दुख की क्षण में, वो बहुत जरूर करेंगे। आने वाले दिनों में भी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं है, बहुत लड़ाई होगी। अभी लड़ाई है, अभी लड़ाई है। संजय जी मेरी बात सुने। राज जी मेरी बात सुने। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, संजीदा नागरिक हैं हमारे देश के, हमारे शहर के। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दौर है, जो वक्त है, ये वक्त मेरे ख्याल से राजनीति का नहीं है। हम इस बात पर ध्यान दें कि हम सभी कैसे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आम लोगों की मदद कर सकें। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये लगातार चलने वाला अंतहीन दौर है, इसका कोई अंत नहीं है। हम इन सब आपसी मतभेदों को भुलाकर, अपने मनभेदों को भुलाकर बस फिलहाल इसी चेष्टा में लगे रहें कि आम लोगों की हम मदद कर सके, आम लोगों के पास पहुंच सके, उनके दुख दर्द तकलीफ जो है, शक है, डर है, भय है, बहुत कुछ है, इसको कम कर सकें। और ये सब आप लोगों की सहायता, मदद और सहभागिता से ही संभव हो सकता है। आज बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ और कहना चाहते थे राज जी, लेकिन हमें अपना कार्यक्रम समाप्त करना है और अब मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ राज जी आपको। मैं बिल्कुल अब समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल हमें अब समाप्त करना है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के साथ जुड़े। और मैं इसी के साथ अपना ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोशिश करें कि जो डर है, भय है, इससे अपने आप को बचाएं। यही कहते हुए आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।